राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों को इस वीडियो में उन सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। हमने 1 से लेकर 4 तक जो वीडियोस अपलोड किए हैं वे राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा से संबंधित वीडियो हैं, जो कि विज्ञान विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। उन प्रश्नों को देख लीजिए, जिससे कि उनमें से अधिकांश प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो हमारा है ये है प्रैक्टिस सेट UPNMMS एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाला है, जो कि 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए हमने पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर के आए हैं। तो ये विषय विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। इसमें कुल मिलाकर के 70 प्रश्न होंगे, जो कि प्रति विषय 35 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को आप देखिए और इनसे लाभ उठाइए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इस परीक्षा में हम देखते हैं इस परीक्षा में क्या होता है कि 3 भागों में इसको बांट लिया जाता है। इस परीक्षा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो सेकंड पार्ट इसका होता है उसका नाम है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, यानी कि सैट। ये जो परीक्षा है ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 घंटे की होती है, जिसमें ये सेकेंड पार्ट 1.5 घंटे का 90 मिनट के लिए 90 पूर्णांक के लिए। और इस परीक्षा में कुल मिलाकर के देखा जाए तो विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्न गणित के होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 90 प्रश्न इस सेट पेपर में होते हैं। इनमें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और 4 विकल्प दिए होते हैं नीचे, और उनमें से जो भी सही होता है उस सही वाले विकल्प का नंबर क्रमांक उसमें लिखना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा है। तो इनमें से जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रिक्तिका, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर होगा इसका 4, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, जैसे कि 91 का 4 सही है, तो आप 91 के सामने 4 अंकित कर दें। जो उत्तर पत्रक आपको मिलेगा उसमें आपको 4 अंकित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात कितना होता है। तो द्विसंकर क्रॉस में जो प्राप्त अनुपात होता है, इसमें 4 अनुपात दिए हुए हैं, 1:2:1। दूसरा ऑप्शन है 1:2:1:2 और तीसरा ऑप्शन है 9:3:3:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी 9:3:3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि मित्रवत है। तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है छोटी माता विषाणु। तो बच्चों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए सहायक होता है। और इसी प्रकार से ये जो दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये भी पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है। तो बच्चों, रेड डाटा बुक जो है ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला रेड अलर्ट क्षेत्रों की सूची होती है, दूसरा है लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची होती है, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची होती है, और चौथा है लाल रंग के जंतुओं की सूची होती है। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। तो बच्चों, चारों में से जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची। ऐसे इसमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सूची दी गई होती है जो कि लुप्त हो चुके हैं या फिर लुप्त होने की कगार पर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है। तो बच्चों, अपुष्पी पौधे का उदाहरण मतलब हो जाएगा कि अपुष्पी यानी कि ऐसा पुष्प हो जिसमें कोई भी ऐसा पौधा हो जिसमें कोई भी फूल नहीं निकलता होगा। तो ऐसा पौधा इसमें से कौन सा हो सकता है। पहला है मॉस, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा है कटहल और चौथा है अंजीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉस। बच्चों, मॉस के अलावा अगर हम बात करें तो शैवाल, कवक, फर्न, ये भी अपुष्पी पौधे हैं, जबकि आम, कटहल, अंजीर ये सभी इनमें सब में बीज होता है और इसके साथ साथ ये सभी फूल वाले पौधे होते हैं।
अगला क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो बच्चों नींबू में कैंकर रोग होता है, ये पहले बात तो यही आप लोग याद कर लीजिए कि कैंकर रोग किस में होता है, तो नींबू में होता है। किसके द्वारा होता है, तो पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है जीवाणु और चौथा है विषाणु। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु। जीवाणु के द्वारा जो है नींबू में कैंकर रोग फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं। तो बच्चों पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है जलीय पौधों में, दूसरा है मरुस्थलीय पौधों में, तीसरा है समुद्रभित पौधों में और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो इस प्रकार से इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं वे कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है, किसके द्वारा क्लोरेलिन बनाई जाती है, कवक के द्वारा बनाई जाती है, जीवाणु के द्वारा बनाई जाती है, शैवाल से बनाई जाती है या फिर विषाणु से बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा शैवाल। शैवाल से प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दो कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। केवल पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, इनमें से चार में से। पहला ऑप्शन है गाल्जी बॉडी, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है प्लास्टिड। तो बच्चों पादप कोशिका में केवल पाया जाने वाला जो इनमें चारों ऑप्शन में से एक है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये सभी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों केचुआ में जो श्वसन होता है वो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला है फेफड़ों के द्वारा, दूसरा है क्लोम द्वारा, तीसरा है त्वचा द्वारा और चौथा है श्वास रंध्र द्वारा। तो बच्चों इसमें जो केचुआ में श्वसन होता है वो ऑप्शन नंबर 3 के द्वारा सही होगा, त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है या मिलती है। तो चार ऑप्शन दिए हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा कि हमें सर्वाधिक ऊर्जा किस तत्व से मिलेगी तो वो होगी वसा यानी कि फैट। इससे हमें जो है सर्वाधिक पोषक तत्व से ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा का टेस्ट करना हो तो किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होगी। इनमें चार ऑप्शंस हैं आयोडीन, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है कास्टिक सोडा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया। तो प्राकृतिक चयनवाद के जो प्रतिपादक महोदय रहे हैं उनका नाम है बच्चों, चार ऑप्शन दिए हुए, लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिवरीज और मेंडल। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। तो बच्चों चार ऑप्शन है क्रेफिश, जेलीफिश, फ्लाइंग फिश और कटल फिश। इन चारों में से जो सही आंसर है वास्तविक मछली पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश जो होती है वो वास्तविक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जंतु अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं के बारे में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है पेंगोलिन, प्लेटिपस, मोंगूज और ओपोसम। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो होगा प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो बच्चों चार उत्सर्जी अंग इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें पूछा गया कि कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जहाँ पर नहीं है लिखा है उस पर आप गोला कर दें ताकि आपको याद रहे कि नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है वृक्क यानी कि किडनी, दूसरा है प्लीहा यानी कि तिल्ली और तीसरा है यकृत यानी कि लीवर और चौथा है फेफड़ा यानी लंग्स। चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो होगा प्लीहा यानी कि तिल्ली। ये उत्सर्जी अंग नहीं है, बाकी सारे अंग उत्सर्जी अंग होते हैं। बच्चों यकृत की अगर हम बात करें तो यकृत जो है यानी कि लीवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। यानी कि कोई भी जंतु ऐसा है जिसमें स्पर्शक जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन पहला है हाइड्रा, दूसरा है स्पंज, तीसरा है अमीबा और चौथा है कॉकरोच। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा हाइड्रा। हाइड्रा में स्पर्शक जो होते हैं
वे भोजन को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। बच्चों अमीबा की अगर बात करें तो ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। पैरामीशियम में चलन अंग क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है टेंटेक्लस, दूसरा है स्यूडोपोडिया, तीसरा है सिलिया और चौथा है फ्लैजिला। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिलिया। बच्चों आप पूरे वीडियो को देखिएगा आराम से, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये आप इसको तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? तो बच्चों मानव का जो अवशेषी अंग होता है वो क्या है? कर्णपेशियाँ, पश्चपाद, छोटी गर्दन और वायुकोश। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्णपेशियाँ। निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा ये आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा नवीकरण ऊर्जा का? तो पहला है बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है पवन ऊर्जा। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो है जीवाश्म ईंधन। बाकी जो बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? तो बच्चों ध्वनि के तारत्व से संबंधित इसमें से कौन है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है आयाम, दूसरा है तीव्रता, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है आयाम व तीव्रता दोनों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति। आवृत्ति जो होगी वो ध्वनि के तारत्व से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त करने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा है पार्श्व परिवर्तन, तीसरा है परावर्तन और चौथा ऑप्शन है नियमित परावर्तन। तो इसमें जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यानी कि किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन 2 है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर 3 है दाब और ऑप्शन नंबर 4 है पेशीय बल। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 दाब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिए हुए हैं और उनके 2 कथन दिए हुए हैं और विकल्प पूछ रहा है कौन सा सही है। तो कथन पहला है एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है। आपको पता लगाना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है। और दूसरा दिया हुआ कथन स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो बच्चों इसमें से जो कथन सत्य पूछा जा रहा है इनमें से दोनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है, अर्थात एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो कथन है स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव को अस्तित्व नहीं होता है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दोनों कथन अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः X1, X2 तथा X3 हों तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों अगर धारामापी अमीटर और वोल्ट मीटर के प्रतिरोध X1, X2, X3 होंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जो X2 है यानी कि ये वाला जो ये है ये छोटा होगा और इससे बड़ा होगा X1 अर्थात धारामापी और सबसे बड़ा होगा X3 यानी कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद धारामापी और सबसे लास्ट में अमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर तो 1 मील प्रति घंटा का मान कितने बराबर होगा? 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर तो 1 मील प्रति घंटा का मान किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन है 5/12 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 4/9 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 18/5 मीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है 9/4 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसका आंसर सही होगा 2, 4/9 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज का मात्रक क्या है? तो बच्चों हर्ट्ज का जो मात्रक होगा ऑप्शन पहला है आवर्तकाल का, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति का, तीसरा है ऊर्जा का और चौथा है
बल का। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 आवृत्ति का। जो हर्ट्ज होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के चश्मों की कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक कौन होता है। तो जो धूप के चश्मे होते हैं उनमें कांच जो होती है उसमें स्थायी परमानेंट रंग प्रदान कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा, कौन सा यौगिक होता है इसमें? ऑप्शन पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन दूसरा है सीरियम ऑक्साइड, ऑप्शन तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑप्शन चौथा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सीरियम ऑक्साइड के द्वारा परमानेंट स्थायी रंग प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो बच्चों जल की जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो होती है 2। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क किसका है। तो ऑप्शन 1 है हेमेटाइट, ऑप्शन 2 है बॉक्साइड, ऑप्शन 3 है अर्जेंटाइट और ऑप्शन 4 है जिप्सम। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो है ये सल्फाइड का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है पीतल के अवयवी धातु हैं, अर्थात पीतल जो है किसके मिलने से बनती है। पहला ऑप्शन है Cu तथा Zn, दूसरा है Cu तथा Sn, तीसरा है Pb तथा Sn, चौथा ऑप्शन है Zn तथा Sn। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि Cu तथा Zn यानी कि तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल बनती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्रव सोना क्या है। तो इनमें से जो द्रव सोना होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है वाटर गैस, ऑप्शन 2 है मार्स गैस, ऑप्शन 3 है पेट्रोलियम और ऑप्शन 4 है कोल गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है वो द्रव सोना है। इसमें अगर बात करें मार्स गैस की तो बच्चों मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो बच्चों एलपीजी यानी कि इसका पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो गैस होती है, खाना बनाने वाली जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर उसमें जो गैस होती है उसका नाम होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन जो दो गैस होती हैं इनमें कौन सी किसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, प्रोपेन की मात्रा कम होती है। बच्चों गैस जो लीक यदि होती है तो महकने लगती है, तो इसमें एक गैस मिलाई जाती है जिसको कहते हैं मरकेप्टन। मरकेप्टन गैस को मिला देने से, मरकेप्टन को मिला देने से इसमें से बदबू आने लगती है, जिससे कि कहीं भी लीकेज होता है तो हमें जल्दी ही पता चल जाता है, इसलिए इसमें मरकेप्टन मिला दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदु कांच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आइए देख लेते हैं इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 Na2CO3, CaO और CiO2। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है। तो बच्चों केरोसिन में एक धातु रखी जाती है, उसका नाम होता है, पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है मरकरी, तीसरा है सोडियम और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोडियम। तो सोडियम जो होती है वो केरोसिन में रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर के। आज का जो पहला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का है वो है हेरोडोटस कौन था। तो बच्चों हेरोडोटस एक प्रसिद्ध इतिहासकार था या फिर वैज्ञानिक या फिर डॉक्टर या फिर दार्शनिक। तो हेरोडोटस जो था वो प्रसिद्ध इतिहासकार था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था। अशोक का शासनकाल बच्चों पूछा जा रहा है, किस शताब्दी में उसने शासन किया था। पहला ऑप्शन है चौथी, दूसरा है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी। तो बच्चों वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी है। तो 16 महाजनपद कुल मिलाकर हुआ करते थे और वाराणसी की जो राजधानी है उसका नाम है काशी। पहला ऑप्शन है काशी। तो बच्चों वाराणसी का पहला नाम काशी था, वाराणसी हुआ और उसको लोकप्रिय नाम उसका बनारस भी है। वाराणसी की अगर बात करें तो वरुणा और असी नामक नदियों के संगम पर बसा हुआ है। मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे ये वाराणसी बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्यापार करने हेतु तो सर्वप्रथम अधोलिखित में से कौन आए। यानी कि सबसे पहले पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन से व्यापारी यहाँ पर आए। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है डच। तो सबसे पहले जो आने वाले थे पुर्तगाली थे।
बच्चों आपको पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली एक व्यक्ति यहाँ पर आया था 1498 ईस्वी में, और उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये केरल के कालीकट के बंदरगाह पर आया था, और ये उस समय केरल के कालीकट के बंदरगाह जो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। तो उस समय 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आया। इसके बाद अगर बात करें तो डच आए थे, उसके बाद बात करें तो अंग्रेज आए थे, और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो सबसे लास्ट में आने वाले व्यक्ति जो थे वो फ्रांसीसी थे, और सबसे पहले आने वाले जो लोग थे वो पुर्तगाली थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले 4 ऑप्शंस हैं। देखिए इनमें से कौन सा सही होगा। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, और चौथा है सतीश चंद्र। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय। बच्चों राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बच्चों दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने जो विवेकानंद जी थे इन्होंने एक भाषण दिया था जो कि विदेश में था, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुलाम वंश का अधोलिखित संस्थापक कौन था? बच्चों गुलाम वंश की बात की जा रही है तो गुलाम वंश जो था उसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसका वास्तविक संस्थापक कौन था तो वास्तविक संस्थापक होगा इल्तुतमिश। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। खिलजी वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो इसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, जबकि इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी जो दरगाह है बच्चों वो अजमेर में स्थित है। तो बच्चों माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की थी? तो बच्चों दिल्ली से जो दौलताबाद है उसकी राजधानी में परिवर्तन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी गई थी। बच्चों अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में मुगल वंश का जो संस्थापक बाबर था, इसने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद क्रमशः हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सभी लोग क्रमशः इन्होंने मुगल वंश का शासन किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? बच्चों महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ हुआ था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था करो या मरो और दिल्ली चलो। 2 नारे ये जो है बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन में जो गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था वो दिया गया था करो या मरो, करो या मरो। आगे बढ़ें, निम्नलिखित करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों इसका सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का जो नारा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। बच्चों अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इनका उपनाम था लोकमान्य। क्या नाम था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्हें पूरा कहा जाता है। अगर हम नेताजी की बात करें तो नेताजी किसका नाम था? सुभाष चंद्र बोस का। इसी प्रकार कभी कभी पूछा जाता है लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग इस नाम से जाने जाते हैं। बच्चों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, और राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जो गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बच्चों 1526 ईस्वी में। ये देखिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ये तीनों सन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म नई शाखा महायान उद्भव
महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखित, नीचे जो लिखित होते हैं उन्हीं में से सही आंसर आपको देना है। तो बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का जो उद्भव हुआ था बच्चों, 4 ऑप्शन है, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 कुषाण काल। कुषाण काल में जो बौद्ध धर्म था उसकी नई शाखा महायान का उद्भव हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों जीएमटी। जीएमटी से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों जीएमटी से जो तात्पर्य है वो है जनरल ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ये इसको लंदन से लिया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बच्चों चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, आइरियोडोलॉजी और प्लानेटोलॉजी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बच्चों अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो देश होगा वो होगा रूस। 4 ऑप्शन में से 14 ऑप्शन सही है, रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, फिर अमेरिका। भारत की अगर बात करें तो भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, भारत का स्थान 7वां है और सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। बच्चों अगर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश होगा चीन और भारत का स्थान दूसरा है। चावल का अगला क्वेश्चन है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो बच्चों चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और चावल में दूसरा जो सबसे बड़ा देश है उत्पादन में उसका नाम है भारत। तो चावल और चाय में सबसे ज़्यादा जो है चीन का प्रथम स्थान है और चावल में द्वितीय जो स्थान है वो भारत का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF की जो स्थापना है ये की गई थी बच्चों 1969 में, 1992 में, 1961 में या फिर 1965 में। इसका सही आंसर होगा 1961 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सहायक सदस्य नहीं है? यानी सार्क में कुल मिलाकर के कितने सदस्य हैं? पहली बात तो यही पता होनी चाहिए। तो सार्क एक संगठन है जो कि दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। जितने भी दक्षिण एशिया में देश आते हैं उन सभी का एक सहयोगात्मक संगठन है और इसमें कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 8 सदस्य देश हैं बच्चों। और इसमें जो सदस्य नहीं है वो सिंगापुर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें भूटान भी इसका सदस्य है, नेपाल भी इसका सदस्य है, मालदीव भी इसका सदस्य है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान ये भी सदस्य इसके हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 सदस्य ऐसे हैं और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। यानी कि सार्क का जो गठन हुआ था 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय काठमांडू में हुआ था जो कि नेपाल की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम पूछा गया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बच्चों कनाडा में होता है या फिर दक्षिण अफ्रीका में या फिर नामीबिया में होता है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। तो बच्चों 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इनको पुनः हम लोग नहीं देखेंगे बल्कि सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो बच्चों अगर कुल मिलाकर बात करी जाए तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है उसका नाम है बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? अर्थात पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने देशों से टच करती है? तो कुल मिला के इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन पहला 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती हुई है। पहला है बांग्लादेश और पहला है बांग्लादेश,
दूसरा है नेपाल और तीसरा है भूटान। तो 3 ऐसे देश हैं जो कि जिनकी सीमा मिलती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इनकी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? तो खारे पानी में भी जीवित कौन से वन रहेंगे? ऑप्शन पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय वन और चौथा है मैंग्रोव वन। तो बच्चों चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये पानी में भी जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से द्वीप समूह सुनामी 2004 से प्रभावित हुए थे? बच्चों 2004 में सुनामी की लहरें आई थी और ये इससे प्रभावित होने वाला जो द्वीप समूह था उसका नाम क्या होगा? 4 ऑप्शंस में से देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कनारी द्वीप समूह, तीसरा है अजोर्स द्वीप समूह और चौथा है ग्रीनलैंड। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? तो वायुमंडल में बच्चों अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। 78% ये नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। यानी कि जो इसका चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है तो 0.02%, 0.02% ये CO2 पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो बच्चों नगर पालिका के मुखिया की बात पूछी जा रही है। तो प्रधानमंत्री होगा नहीं, राज्यपाल भी नहीं होगा और सरपंच ये गांव का होता है। तो आंसर इसका क्या सही है? मेयर। नगर पालिका का जो मुखिया होता है वो मेयर होता है और गांव का जो मुखिया होता है उसको प्रधान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत के नई दिल्ली में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनका नाम है, वो होते हैं राष्ट्रपति। बच्चों तो राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। बच्चों अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना है ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अकॉर्डिंग की गई थी 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बच्चों 26 जनवरी की अगर बात करें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और इसके बाद में इसका नाम जो योजना आयोग है इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2000, ऑप्शन 2 है 2002, ऑप्शन 3 है 2007 और ऑप्शन चौथा है 2010। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? तो बच्चों अस्पृश्यता का वर्णन इनमें से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? हम लोगों ने अभी इसके बारे में बातचीत की। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारतीय संविधान पूछा जाए कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949।
तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो बच्चों नहीं पूछा गया है, इसको गोल कर देते हैं तुरंत हम। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और तीसरा है सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं होगा वो उसका ऑप्शन सही होगा चौथा, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार न होकर बल्कि विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है। बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। बच्चों मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं कुल मिलाकर ये भारतीय संविधान के भाग 3 में ये दर्ज हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका उल्लेख आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो बच्चों निम्न सदन और उच्च सदन दो ही भारतीय संसद के जो प्रमुख अंग हैं। अगर पूछा जाए कि संसद किससे मिलकर के बनती है तो बच्चों संसद जो होती है ये राष्ट्रपति और इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। और बच्चों इसी में जो लोकसभा है ये निम्न सदन है और जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है। तो निम्न सदन किसे कहा जाएगा? लोकसभा को कहा जाएगा, जबकि राज्यसभा ये जो है उच्च सदन है। बच्चों राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और ये जो है स्थायी सदन है यानी कि परमानेंट है। इसके सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? तो बच्चों भारतीय संविधान में जो नागरिकता है उसका उल्लेख किया गया है और नागरिकता किस प्रकार की है इसका ऑप्शन 2 सही होगा, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? तो बच्चों मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है यानी मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी कि कार्यकारिणी, संसद और उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यायपालिका। तो बच्चों जो न्यायपालिका होती है उसी के अंतर्गत जो भारतीय संविधान के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, ये सभी लोग आते हैं। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको अभी किन किन विषयों में कमजोरी लग रही है वो भी बताएं। जल्द ही आपके लिए वीडियो बनाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए लोगों से और वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कराइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम जल्द ही आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएँ। तो बच्चों सभी को शुभ आशीर्वाद, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।